अब वापस आते हैं नेजल कैविटी पे। किस पे? नेजल कैविटी पे। ये जो जगह है ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है, सही हो गया। ये वाली जो जगह है ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। और इस नेजल कैविटी में अगर हम देखें तो एक तो हमें पता चल गया कि वेस्टिब्यूल के अंदर होते हैं हमारे पास, उसके ऊपर होते हैं बाल। क्या होते हैं? ये जो नथनों के अंदर वाली जो जगह है इसके ऊपर जो बाल होते हैं, एक तो इसके ऊपर बाल होते हैं। बाकी ये जितनी भी नेजल कैविटी है यहां से लेकर ये सारी नेजल कैविटी होगी, या जितनी भी आगे जो भी कैविटीज तुम लोगों को बॉडी में मिलती है मैक्सिमम उनके ऊपर, मतलब वो कैविटी है उस कैविटी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। जिसको क्या बोलते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये एक झिल्ली होती है, जैसे गुब्बारे को मतलब तुम खींचो तो एक झिल्ली सी बन जाती है, तो वो इस तरह की भी एक झिल्ली होती है। और याद रखना इस मेम्ब्रेन को, जो सेल मेम्ब्रेन है, उस तरह की चीजों से कंफ्यूज ना करना। ये एक टिश्यू होता है हमारे पास। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या है हमारे पास? एक टिश्यू है जिसके अंदर म्यूकस को सीक्रेट करने वाले सेल्स होते हैं। म्यूकस को सीक्रेट करने वाले सेल्स होंगे, उनके एक टिश्यू है, एक टिश्यू जिसके अंदर म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं और वो म्यूकस को रिलीज करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन का नाम से पता चल रहा है कि वो म्यूकस को रिलीज करेंगे। और म्यूकस क्या है? म्यूकस बेसिकली हमारे पास मेन इसमें जो चीज होती है वो होती है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूसिन जिसको बोलते हैं। तो वो ग्लाइकोप्रोटीन, इसके अंदर डीएनए भी होता है, लिपिड भी होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। तो वो जो म्यूकस है उस म्यूकस को कौन रिलीज करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन रिलीज करती है। तो नेजल कैविटी भी है क्या है? सराउंडिंग में, मतलब उसको सराउंड किसने किया होता है? उसके बाहर एक झिल्ली होती है, उसको क्या बोलते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको? म्यूकस मेम्ब्रेन। और यही म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो रिलीज क्या करता है? म्यूकस रिलीज करता है। ये जो आप लोगों को सयाल मादा आपके नाक के अंदर होता है या गले के अंदर होता है, ये जो फ्लू के टाइम ज्यादा पॉसिबल हो जाता है उसका ऑब्जर्व करना, तो वो असल में म्यूकस होता है और उसको रिलीज करने वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन्स हैं या जो हमारे पास हेयर है या जो एक और पार्ट है कि जैसे जैसे आगे चलते जाओगे इस म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ ऊपर छोटे 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 सीलिया होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया। सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं हमारे अंदर। मतलब जैसे अगर तुम लोगों ने कोई स्टमक वगैरह देखी हो या आम लफ्जों में ओजड़ी देखी हो तो उस पे तौलिया की तरह के एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो भी सीलिया होता है। इसी तरह यहाँ पे नेजल कैविटी के अंदर जाओगे ना, जैसे जैसे अंदर चली जाती है, चेहरे के अंदर जा रही है, यहाँ से ये वापस जब अंदर आ रही होती है, ठीक है, बाहर से हमें ज्यादा नजर नहीं आते, तो उसके अंदर छोटे 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 से जो है ना वो हमारे पास सीलिया होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और वो सीलिया भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्यों प्रेजेंट है? इनका काफी इंपॉर्टेंट काम है। क्या है हमारे पास? काफी इंपॉर्टेंट काम है। ये हमारे पास एक नाक थी, ठीक है, उसके ये हमारे पास उस पे म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। अंदर जितने भी आप लोगों को कैविटी है इसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और उस म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे क्या है? उस म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे आप लोगों की ब्लड कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज। अब कितनी चीजें मैंने बता दी। एक वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है? जो एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी है जो कि नॉस्ट्रल्स के साथ जुड़ता है उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और वेस्टिब्यूल के ऊपर बाल होते हैं। एक चीज बाल होते हैं, दूसरी ये है कि जितनी भी नेजल कैविटी है या आगे जितने भी आप लोगों के ये सिस्टम अंदर जाएगा, जब तक ये कैविटी अंदर जा रही है लंग्स तक, तो वहां पे आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। अब म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स का एक टिश्यू होता है जो कि म्यूकस को रिलीज करता है। क्या करता है? म्यूकस को रिलीज करता है। तो एक चीज सामने आ गई, नोज हेयर। दूसरी चीज सामने आ गई, म्यूकस। क्या आ गई? म्यूकस या म्यूकस मेम्ब्रेन। तीसरी कि इसी नेजल कैविटी के अंदर की तरफ जितना आगे चल जाओगे इसके अंदर सीलिया होते हैं, यहां से शुरू होते हैं और ये छोटे छोटे सीलिया होते हैं। अब ये सीलिया, तीसरे चीज क्या आ गई? सीलिया। तो इन तीनों का काम क्या है? चौथी बात, ब्लड कैपिलरीज होती है अंडरनीथ द, मतलब ये जो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है इसके नीचे आपके ब्लड कैपिलरीज होती है। खून की नालियों का एक जाल होता है, छोटी छोटी सी नालियां होती है लेकिन उनको एक जाल जो है वो फैला होता है। तो इनका काम क्या है? अभी वन बाय वन उनका फंक्शन देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम फंक्शंस पे ध्यान दें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो चाहे वो नोज हेयर हो, क्या हूं हमारे पास ये जो नाक वाले बाल हैं, चाहे ये हो, चाहे म्यूकस हो, चाहे सीलिया हो, तीनों जो है ये
अब आपके पास क्या होते हैं, ये लाइन ऑफ डिफेंस है। क्या है हमारे पास? लाइन ऑफ डिफेंस। लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या है कि जब हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो इस हवा के अंदर हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर जिसको बोलते हैं। तो क्या है कि हमारे एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, वो भी कौन से वाले? पैथोजेंस। इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए जगह मैं लिखूंगा पैथोजेंस, ये जो बीमारी काज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसमें पैथोजेंस भी एयर के अंदर हो सकते हैं और इसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर भी होता है। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर हवा के अंदर, एयर के अंदर ऐसा मैटर जो कि जर्रात की फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है, वो पार्टिकुलेट मैटर। जैसे कि ये धूल है, मट्टी है। अब ये भी असल में क्या है, हवा के जब ये उड़ती है या इस हवा के अंदर आपके छोटे छोटे से मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं, या इसके अलावा भी और कई इस तरह के सॉलिड पार्टिकल्स उस हवा में हो सकते हैं। तो ये सारे जो है, ये जब हम सांस लेते हैं तो ये सब पूरी हवा जो ये हमारे नाक के अंदर जाती है। तो फिर उस नाक के अंदर अब देखो पैथोजेंस भी हो सकते हैं, पार्टिकुलेट मैटर भी हो सकता है। तो अगर ये अंदर गया लंग्स तक तो फिर तो बीमारी है, क्योंकि पैथोजन सारे अंदर चले जाएंगे। तो ये जो हमारे पास नोज हेयर है या म्यूकस है या सीलिया है, ये ट्रैप करता है इन चीजों को, पैथोजेंस को और पार्टिकुलेट मैटर को ट्रैप करता है, उसको जकड़ लेता है, उसको तकरीबन फिल्टर करता है। क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है, ट्रैपिंग का काम करता है। और इस तरीके से ये हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। किसमें? पहला फंक्शन हमारे पास है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है? हवा के अंदर जितने पैथोजेंस वगैरह होते हैं, या जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, इस पार्टिकुलेट मैटर को ट्रैप किया जाता है, इस पैथोजेंस को ट्रैप किया जाता है, ताकि ये हमारे लंग्स में या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर ना चले जाए। तो वो हमारे पास इनकी ट्रैपिंग के लिए नोज हेयर होते हैं, म्यूकस होती है, या फिर सीलिया। ये तीनों मिलकर हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर करते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे बहुत ज्यादा धूल हो और तुम लोग कहीं जाते हो, तो जब मतलब मिट्टी वगैरह या कोई अगर जिसने गंदम की कटाई वगैरह की, उसको ज्यादा इस चीज का एहसास होगा, वो ज्यादा इस चीज को ऑब्जर्व करता है। तो जब हम वापस आते हैं और नाक की सफाई करते हैं, तो उसमें सारा जो है वो जर्रात जो है वो जमा हुए होते हैं। क्या हुए होते हैं? जमा हुए होते हैं। तो वो जर्रात, उसको ट्रैप किसने किया? उसको ट्रैप हमारे नाक के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये उन जर्रात को, उन पैथोजेंस को ट्रैप कर देते हैं। एक हो गया हमारे पास। दूसरा अगर हम बात करते हैं, तो ये जो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन मैंने कहा कि वो उसके अंदर म्यूकस होता है, म्यूकस के अंदर म्यूसिन है, वाटर होता है, ये सारी चीजें। तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से वो क्या करता है, वो जो एयर हम इनहेल करते हैं उसको मॉइस्चर करता है, नमदार करता है। क्या करता है? मॉइस्चर करता है। तो मॉइस्चराइजर के तौर पर भी आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो यूज होती है, कि जो हवा आप लेते हैं वो लाजमी बात है, अगर खुश्क हवा है तो उससे सर में दर्द हो सकते हैं, उसके बाकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो उसको फिर मॉइस्चर करने के लिए, उसको नमदार करने के लिए, उसमें थोड़ा जो वाटर का एडिशन करने के लिए भी आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन ही यूज होती है। क्या यूज होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन ही यूज होती है। इसी तरीके से मतलब दूसरा काम क्या हुआ? एयर मॉइस्चरिंग। तीसरा अगर हम सीलिया को देखें, किसको देखें? सीलिया को देखें, तो ये जो सीलिया है, ये जितना भी ट्रैप्ड पार्टिकल्स हैं, जो ट्रैप्ड सब्सटेंसेस हैं, उन ट्रैप्ड सब्सटेंसेस को ये कहां भेजता है? इसको ये ट्रांसपोर्ट करता है फेरिंग्स की तरफ। मतलब ये जो सीलिया यहाँ पे बिल फर्ज जो सब्सटेंस है वो ट्रैप हुए हैं सारे, तो इन सब्सटेंस को ये सीलिया जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है इस फेरिंग्स की तरफ। फेरिंग्स की तरफ क्यों ट्रांसपोर्ट करता है? मतलब बलगम के फॉर्म में या इस तरह की फॉर्म में जो है इसको ट्रांसपोर्ट करता है फेरिंग्स की तरफ, ताकि ये रिमूव हो जाए बॉडी से। ठीक है, वो बलगम के फॉर्म में भी हो सकता है, नाक की सफाई के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन वो जो ट्रैप पार्टिकल्स हैं उसको अंदर जो है फेरिंग्स की तरफ कौन भेजते हैं? वो सीलिया भेजते हैं। बेसिकली क्या भेजते हैं? सीलिया भेजते हैं। तो एक ही बात हो गई हमारे पास, क्या है कि जो ट्रैप सब्सटेंसेस हैं उनकी रिमूवल होती है। ट्रैप सब्सटेंसेस की क्या होती है? रिमूवल होती है। एक और चीज है कि हमने कहा कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, क्या है? ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ, मतलब इसके अंदर ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसकी निचले की तरफ, ठीक है, ये आगे नेजल कैविटी है, इसकी निचली तरफ, इसकी निचली तरफ हमारे ब्लड कैपिलरीज होती है। क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज है बेसिकली वो क्या करती हैं? वो एयर को वार्म करती हैं। एयर को क्या करती हैं? वार्म करती हैं। मतलब चाहे आप ठंडे
वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी हो या गर्मी हो या जो भी हो, लेकिन वो टेम्परेचर को बैलेंस रखती है कि वो जो खून की नालियाँ हैं, वो जो खून होता है वो ब्लड कैपिलरीज होती है, उन ब्लड कैपिलरीज की वजह से जो सांस हम लेते हैं वो सांस गर्म हो जाती है। वो सांस क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है। चाहे आप ठंडे से ठंडे भी किस में हूँ, इलाके में हूँ, लेकिन जब वो हवा आपके नाक के अंदर जाती है तो ड्यू टू दैट कैपिलरीज जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे है, उन म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे की कैपिलरीज की वजह से वो हवा गर्म हो जाती है और आपकी बॉडी में गर्म हवा अंदर जा रही होती है। क्या हो रही होती है? गर्म हवा अंदर जा रही होती है। तो जो एयर वार्मिंग का काम है वो भी बेसिकली कौन कर रहा है? वो भी ये बेसिकली वो हमारे पास जो ब्लड कैपिलरीज है उनका काम है। तो ये क्या है, जो नोज को हमने देखा कि इसके कोई एक फंक्शन नहीं है कि ये हमारे पास सिर्फ पैसेज का काम करता है, पैसेज के साथ साथ इसके अंदर नोज हेयर और म्यूकस और सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप भी कर रहे होते हैं, उसके बाद एयर को मॉइस्चर कर रहे होते हैं, उसको नमी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसके अलावा जो ट्रैप सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव भी कर रहे होते हैं, और साथ साथ में जो उनके नीचे के ब्लड कैपिलरीज का मैकेनिज्म है वो उस हवा को वार्म कर रहा होता है, उसको गर्म कर रहा होता है, चाहे ठंडी हवा हो या जैसी भी हवा हो, लेकिन उसको बैलेंस में रखने के लिए उन ब्लड कैपिलरीज का काम होता है। सो ये था हमारे पास नाक। इसके अलावा भी नाक के काफी सारे वो हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जबकि जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन स्मेलिंग का काम, किसका काम? सूंघने का काम, वो भी तो नाक ही करता है, लेकिन उसका रेस्पिरेटरी से कोई लेना देना नहीं है। वो एक और सेंस है, सूंघने वाला सेंस, स्मेल वाला सेंस। वो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों के एक यहाँ पे जो ना 3 तरह के कॉन्के होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्के। अब ये भी बोन्स के ही पार्ट हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि आगे ओल्फैक्टरी बल्ब्स के बारे में थोड़ा बताना है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से जरूरी नहीं है। वो एक हमारे पास सुपीरियर कॉन्का होता है, एक हमारे पास मिडिल कॉन्का होता है और एक हमारे पास इंफीरियर कॉन्का होता है। ये तीनों कॉन्का जो है, ये अगर आप लोगों ने हड्डी वो किसी स्कल को देखा हो तो उसमें जो नाक का पार्ट होता है उसमें बड़ी कर्व सी 2-3 हड्डियां होती हैं, तो असल में बेसिकली वो कॉन्का फॉर्मेशन में होती है। तो उसमें से जो सुपीरियर कॉन्का है उसके अंदर उसके ऊपर लगी होती हैं हमारे पास ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। क्या लगे होते हैं? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। अब ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है वो बेसिकली स्मेल रिसेप्टर्स हैं जो स्मेल को रिसीव कर सकते हैं, और इसी के ऊपर यहाँ पे ओल्फैक्टरी बल्ब होता है, और इससे आगे वो फिर ओल्फैक्टरी नर्व्स के जरिए दिमाग तक जाता है, तो पता चल जाता है कि ये किस चीज की खुशबू या कौन सी बदबू है। तो वो सारा सीन जो है वो यहाँ पे होता है, उसको हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया। मेन चीज हमारे पास रेस्पिरेशन से रिलेटेड थी कि हवा अंदर जाती है, उसके साथ क्या होता है, अब हवा आई यहाँ से अंदर गई, गर्म भी हो गई, साफ भी हो गई, सब कुछ हो गया। साफ होने के बाद वो नेजोफेरिंक्स में गई, नेजोफेरिंक्स से वो फेरिंग्स में जाते जाते अब आगे लैरिंग्स में एंटर होगी। किस में एंटर होगी? लैरिंग्स में। फिर फेरिंग्स जो है वो क्या बला है, उसमें नेजोफेरिंग्स क्या है, ओरोफेरिंग्स क्या है, लैरिंगोफेरिंग्स क्या है, उन चीजों को हमने देख लिया। तो ये हमारे पास ये दोनों जो है ये इसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये जो फेरिंग्स से ऊपर वाला एक ये वाला आर्गन है और एक ये वाला आर्गन है, इनको क्या बोलते हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इसमें ये वाली 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी। और क्या रहा? यहाँ एक और बात बता दूं, ये जो नेजोफेरिंक्स है ना, यहाँ पे एक छोटा सा सुराख होता है, एक नाली सी होती है, और यही नाली जो है वो आगे कान के साथ कनेक्टेड होती है। किसके साथ कनेक्टेड होती है? कान के साथ। उसको बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? यूस्टेशियन ट्यूब, या फिर इसको यूस्टैकियन ट्यूब भी बोल सकते हो। तो जब कान के स्ट्रक्चर में देखते हो तो फिर यूस्टैकियन ट्यूब वहां पे पढ़ लेते हो कि जो कि नोज के साथ कनेक्टेड होती है। वो असल में इस नेजोफेरिंक्स के अंदर आके वो खुलती है वो नाली, तो इस तरीके से ये जो नाक और कान है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट साइनसेस वाला सीन है, वो जब हम साइनोसाइटिस करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें साइनसेस जो है वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है और क्या बलाएं हैं और इनके कितना बड़ा रोल होता है। तो ये था ऑल अबाउट नोज का स्ट्रक्चर रिलेटेड टू या इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख रहे हैं, उसमें हमने नाक को देख लिया, फिर उसके बाद हमने फेरिंग्स को देख लिया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।